वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम 11 फेब 2024 को होना है। इसके लिए सेक्शन वाइज रिवीजन हमारा चल रहा है। दिसंबर 2023 से पीछे जाते हुए फेब 2023 तक के सारे करंट अफेयर का समिट सेक्शन इसमें हम लोग देखेंगे। समिट सेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। समिट में कॉन्फ्रेंसेस, कई सारे सीओपी होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अलग अलग तरीके की बैठकें अलग अलग देशों के साथ, भारत की अन्य ऑर्गेनाइजेशंस की, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2023 का ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी कि इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की बैठक बोत्सवाना में हुई थी, कसाने नाम की जगह पर, बोत्सवाना में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। यूनेस्को की इस बैठक में गुजरात का जो गरबा डांस है, इसको भारत से एक इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित कर दिया गया है और इस तरीके से भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर ये बन चुका है। यानी कि भारत का ये 15वां इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज बन चुका है गुजरात का गरबा डांस। और ये बैठक कहाँ पर हुई थी? 18वीं बैठक ये थी बोत्सवाना के कसाने में हुई थी यूनेस्को की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक लीडर्स वीक, ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था यूएस में, और इसको होस्ट भी अमेरिका ने किया था। इसको इनॉग्रेट किया था अमेरिका के प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ने। डब्ल्यूएचओ की रीजनल कमिटी ऑफ फॉर साउथ ईस्ट एशिया की बैठक, ये 76वां सेशन हुआ था न्यू दिल्ली में। डॉक्टर मनसुख मंडाविया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको दक्षिण पूर्व एशिया के लिए वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय कमेटी का 76वें सत्र को संबोधित करने के लिए अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। ठीक है। 15th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, 15th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ये ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं ट्राइबल यूथ को मेन स्ट्रीम करने के लिए। अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसमें जुटती हैं और उद्देश्य वही होता है ट्राइबल यूथ का किसी तरीके से डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट किया जाए और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ठीक है। जैसे कई बार होता है कि ट्राइबल जो प्लेयर्स होते हैं या फिर ट्राइबल कोई भी पर्सन होते हैं, वो एकदम से अलग निगाहों से देखे जाने लगते हैं कभी कभी। तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए ये अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे कहाँ पे ये इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में, जहाँ पर ट्राइबल जनसंख्या कम है, वहाँ पर इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में। भारत श्रीलंका का शिखर सम्मेलन यानी इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट ये हुई थी श्रीलंका में, कोलंबो में। एनहेंसिंग कनेक्टिविटी इस बार थीम थी इसकी। यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे गई थी ऑफिशियल अपने विजिट पर श्रीलंका में, और एसबीआई की ब्रांचेस ट्रिंकोमाली और जाफना में इन्होंने इनॉग्रेट भी की थी। तो कौन से बैंक की ब्रांचेस इन्होंने इनॉग्रेट की? हमारे वित्त मंत्री जी ने एसबीआई की श्रीलंका में, ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा चरण यहाँ पर काशी तमिल संगमम का। काशी तमिल संगमम पिछली बार कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। इसी तरीके से एग्जाम में आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि पहला फेज इसका आपका चेन्नई में हुआ था, जबकि रॉन्ग है, दोनों ही फेजेस आपका वाराणसी में ही हुआ है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आपको कई बार सिचुएशनली कंफ्यूज करते हैं कि सेकंड फेज अगर वाराणसी में हुआ, आप तुरंत ही अज्यूम कर ले लगते हैं कि हाँ शायद पहला फेज चेन्नई में या फिर साउथ के किसी सिटी में हुआ होगा, जबकि इनकरेक्ट होगा। दोनों ही फेजेस जो है वाराणसी में ही मेन इवेंट हुए हैं। पिछली बार भी हुआ था ठंडियों में 2022 में, और अब की बार हुआ है दिसंबर 2023 में। तो हमारा आंसर इसमें कौन सही होगा? ओनली सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। फर्स्ट फेज भी वाराणसी में हुआ था। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, काशी तमिल संगमम, जिससे जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है उसको कम किया जा सके और जो हमारा शेयर्ड कल्चर है नॉर्थ का साउथ का, उसको हाईलाइट किया जा सके। कार्यक्रम करीब 1400 लोगों का 7 समूह बनाया गया था 200 के ग्रुप में। 7 समूहों का नाम एक पवित्र नदी के नाम पर रखा गया था, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, गोदावरी, कावेरी। ठीक। 17 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम में अपने भाषण का अनुवाद करने के लिए AI भाषणी नामक जो टूल है उसका यूज़ किया गया था। कार्यान्वयन एजेंसी जो है ये IIT मद्रास है तमिलनाडु में, और BHU जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी है, तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। मैं कई बार आपको अपने वीडियोस में पूछ चुका हूँ, लगभग कई लोगों को याद भी हो चुका होगा, उत्तर प्रदेश का जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किन स्टेट्स के साथ पेयर किया गया है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टनर स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव? आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक ये कहाँ पे हुई थी? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके बाद 22वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क सम्मेलन ये बार्सिलोना में हुआ था, स्पेन में, और भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। इसके बाद उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसका आयोजन हुआ वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। UKPSC या फिर UK में कोई भी एग्जाम उत्तराखंड में अगर आप दे रहे हैं तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये इसका आयोजन हुआ उत्तराखंड में देहरादून में, और इसकी थीम थी पीस टू प्रॉस्पेरिटी, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। 11वां वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन ये हुआ था दोहा कतर में। इसकी थीम थी क्रिएटिव फ्लुएंसी। तो 11वां वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन ये हुआ था दोहा कतर में। इसके बाद 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव
ये पहले ही तय हो गया था कि तिरुवनंतपुरम में होगा, केरल में। इसको इनॉग्रेट किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। इसकी थीम थी इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था कोपेनहेगन, डेनमार्क में। प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार होता है। तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जी ने, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए, हमने उत्तर प्रदेश के कौन क्या है वीडियो में बताया था। उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के इस समय चेयरपर्सन कौन है ये बताइए, और कितने वर्ष का या कितने टेन्योर, कितनी अवधि का उनका कार्यकाल होता है ये बताइए। इसके बाद 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इसका आयोजन हुआ था शिलोंग, मेघालय में। 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, ये हुआ था कोलकाता में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार मिला था चिल्ड्रन ऑफ नोबडी नामक इजरायली फिल्म को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार कार्लोस डेनियल मॉल्वे को मिला था, वेनेजुएला के हैं जो। और उद्घाटन फिल्म थी इसकी दया दया। तीसरा वैश्विक हिंदू कांग्रेस, इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। और इस बार इसकी थीम थी जयस आयतनाम धर्म, जिसका अर्थ होता है धर्म विजय का निवास है। 33rd इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीट हुई थी लंदन, यूके में। और भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के 2025 तक के द्विवार्षिक सत्र के लिए पुनः नियुक्त मतलब चुन लिया गया है, इलेक्ट कर लिया है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 में इनॉग्रेट करने के लिए कहा है ओडिशा के मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने कहा है कि फरवरी 2024 में पहली बार वैश्विक स्तर की उड़िया भाषा सम्मेलन वो आयोजित करना चाहते हैं, जिससे उड़िया लैंग्वेज का प्रचार प्रसार भारत में और बाहर किया जा सके। इंडियन नेवल सिंपोजियम हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। इसके बाद WAIPA वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, पहली बार भारत के न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इस वजह से जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मतलब समिट के ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अन्य जो फैक्ट होते हैं जरूरी वाले, वो भी कई बार आ जाते हैं। जैसे इस कॉन्फ्रेंस को पहली बार भारत में ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये जरूरी हो सकता है। इसकी थीम थी एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स। 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023, ये COP28 हम लोग कह सकते हैं, ये दुबई में हुई, UAE में, दुबई UAE में। इसकी अध्यक्षता की थी संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री सुल्तान अल जाबेर ने। प्रधानमंत्री जी 1 दिसंबर को इसमें शामिल होने के लिए गए थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगले COP कहाँ पे होंगे। टेंटेटिव यहाँ पे आ चुके हैं होस्ट की लिस्ट, जैसे COP29 तो जो 2024 में इस साल होना, ये अजरबैजान में होगा। और ब्राजील में होगा COP30 वाला 2025 में ब्राजील में होगा। तो COP30 ब्राजील में, COP29 अजरबैजान में। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिए क्योंकि अपकमिंग COP ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण बातों पर बात कर लें तो जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत कम करने की शुरुआत करने वाले ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 2030 तक 3 गुना नवीनीकृत ऊर्जा क्षमता बढ़ानी है, ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लगभग 117 देशों ने वैश्विक नवीनीकरण और ऊर्जा दक्षता प्लेज पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, और उसके बाद अगर हम देखें तो लॉस एंड डैमेज फंड का सृजन का सुझाव दिया गया है, जिसमें सारे जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर जो मतलब धनी देश हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड में। इंडिया और चाइना ने हालांकि कह दिया है कि लॉस एंड डैमेज फंड में वो अभी नहीं पैसा जमा कराएंगे जब तक अन्य विकसित देश जो है इसकी पहल नहीं करते। लॉस एंड डैमेज फंड का पर्यवेक्षण किसको मिला है? विश्व बैंक को, अगले 4 वर्ष के लिए। ये बड़ा जरूरी फैक्ट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि लॉस एंड डैमेज फंड को होस्ट कौन करेगा? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। 8 दिसंबर 2023 को ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत भारत ने COP28 में की थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किया गया, भारत को इसमें 7वें स्थान पर रखा गया। अभी हालांकि डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है, तो भारत का स्थान यहाँ पर 7वां है, ध्यान रखिएगा। COP33 भारत में ऑर्गेनाइज कराए जाने का प्रस्ताव भी PM मोदी जी ने रखा कि 2028 में COP33 जो हो सकती है उसका आयोजन भारत में किया जाए। बाकी COP28 के बारे में डिटेल इंग्लिश मीडियम में भी है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी पर सम्मेलन, ये न्यू दिल्ली में हुआ इस बार। और इंडिया जो है लीड चेयर है इंडिया के पास GPAI में, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इंडिया को फाउंडर भी है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था जालौन जिला, उत्तर प्रदेश में। G20 मानक संवाद, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन यानी कि नेशनल माइनिंग एंड रिसोर्सेज कॉन्फ्रेंस, ये हुआ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। नवंबर मंथ के समिट कॉन्फ्रेंसेस पर आ जाते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीट कोलंबो में हुई थी, श्रीलंका में। अगले 2 वर्षों के लिए रिम एसोसिएशन का कह सकते हैं वाइस चेयर मिल गया है भारत को। वाइस चेयर इंडिया ने एज्यूम किया है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। एक ग्रह ध्रुवीय शिखर सम्मेलन यानी कि 1 प्लैनेट्स पोलर समिट, ये हुई थी पेरिस, फ्रांस में। इसकी मेजबानी किसने की थी? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। फ्रांस ध्रुवीय अनुसंधान पर 1 बिलियन खर्च करेगा, इन्होंने अनाउंस किया था।
AI सेफ्टी समिट 2023, ये हुई थी बकिंगम शायर में, यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी थीम थी AI फॉर गुड, AI फॉर गुड। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन कॉन्फ्रेंस फॉर एशियन पैसिफिक न्यू दिल्ली में हुई थी, और इसको होस्ट किया था इंडिया ने, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक ये मराकीश में हुई थी, मोरक्को में। ये भारत से बाहर हुई सिर्फ जिस वजह से हमने इसको लिया है, बाकी G20 अब ब्राजील के पास चला गया है, तो ज्यादा हम उसमें फोकस नहीं करेंगे। हालांकि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की थी। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीट ये हुई थी बिश्केक में, किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में हुई थी, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इस साल जो चेयर मतलब भारत ने ट्रांसफर करी है SCO की, वो किस देश को करी है? कजाकिस्तान को, वर्ष 2023-2024 के लिए, 2024 के मतलब एंड तक के लिए, थर्ड क्वार्टर तक के लिए चेयर कजाकिस्तान के पास रहेगी। हालांकि SCO काउंसिल ऑफ हेड और गवर्नमेंट्स की मीट कजाकिस्तान में ना होकर किर्गिस्तान में हुई थी, बिश्केक में, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक ओसाका जापान में हुई। अब देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि G7 जैसे है, इसकी समिट जिस साल जिस देश में होनी है, उस साल जितनी भी G7 की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अन्य बैठक उसी देश में होगी जहां पर समिट होनी है। जैसे G7 समिट इस साल कहाँ पे हुई थी 2023 वाली, अगर हम देखें तो जापान में हुई थी, टोक्यो में। तो जो विभिन्न बैठकें हैं, जैसे ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक, एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की बैठक, डिफेंस मिनिस्टर की, ये जापान के ही अलग अलग शहरों में होगी। जैसे ये ओसाका में हुई थी, ओसाका में। भारत वियतनाम जॉइंट कमीशन, ये हनोई में हुआ था, वियतनाम में। जॉइंट कमीशन ऐसे तो कई सारे कंट्रीज के साथ हमारा होता रहता है, लेकिन 50 वर्ष हमने वियतनाम के साथ अपने राजनयिक संबंधों के पूरे किए, और एक कमेमोरेटिव डाक टिकट भी जारी किया गया था, तो इस वजह से इसको हम ध्यान रख सकते हैं। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, इसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। और भूपेंद्र पटेल जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोल मछली को गुजरात की राजकीय मछली यानी स्टेट फिश घोषित किया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। उत्तर प्रदेश को इनलैंड फिशरीज के मामले में अवार्ड भी मिला था, वो हमने अवार्ड एंड ऑनर सेक्शन में डिस्कस कर लिया है। 6th ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी देहरादून, उत्तराखंड में। इस बार इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिजाइलेंस। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग ये हुई थी गांधीनगर में, ठीक है। फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग गांधीनगर में। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट का आयोजन लंदन में हुआ था। सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये भारत में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने नवंबर 2023 में वर्चुअल तरीके से आयोजित अपने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय था टुगेदर फॉर एवरीवनस ग्रोथ विद एवरीवनस ट्रस्ट। समापन का विषय था ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। ग्लोबल साउथ जो है ये काफी चर्चा में रहा, पीएम मोदी जी ने भी कई बार इसका नाम लिया अपने विदेशी यात्राओं के दौरान। तो ग्लोबल साउथ की कोई फिक्स्ड भौगोलिक सीमा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रॉड लाइन द्वारा हम लोग विभाजित कर सकते हैं रफली मैप पर। ग्लोबल साउथ देशों को विकासशील, कम विकसित या अल्प विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को अगर हम हटा दें, उसके बाद जो लगभग आपके पास क्षेत्र बचता है वो ग्लोबल साउथ में आ जाता है। इस शब्द को सबसे पहले कॉइन किया था किसने? कार्ल ओलेक्सबी ने। ग्लोबल साउथ टर्म जो गढ़ा गया था 1969 में, कार्ल ओलेक्सबी ने। तो ग्लोबल साउथ में क्या है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसका जो सदर्न हिस्सा है, उसमें जो कंट्रीज जो कि लेस डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड हैं, उन्हीं को ग्लोबल साउथ कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस्लामिक अरब समिट पर। इस्लामिक अरब समिट ये रियाद में हुई थी, सऊदी अरब में। इसमें मुख्य रूप से अरब लीग और OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था इसमें। 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसका आयोजन हुआ था प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली में। इसमें बिहार और केरल इस बार पार्टनर स्टेट थे, जबकि फोकस स्टेट्स थे दिल्ली, J&K, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और राज्यों और केंद्र शासित वर्ग में ओडिशा ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था, जबकि असम ने रजत पदक और राजस्थान को कांस्य पदक इसमें मिला था। राज्यों के वर्ग में विषयगत प्रस्तुति में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी चीजें हो गई। वासुधैव कुटुंबकम जो G20 की थीम थी 2023 में, वही इसकी रखी गई, वासुधैव कुटुंबकम। इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हिमेटोलॉजी की 48वीं कॉन्फ्रेंस ट्रांसकॉन का आयोजन हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन लगभग 15 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में किया गया था। आसियान भारत का मिलेट फेस्टिवल ये मनाया गया था जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें आसियान कंट्रीज ने भाग लिया था और भारत ने। 5th इंडिया US का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ इस साल का। UCCN का एनुअल कॉन्फ्रेंस ये ब्रागा में हुआ था, पुर्तगाल में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में 3 नवंबर को। 6th इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हाई लेवल मीट ये हुई थी वियना, ऑस्ट्रिया में। A20 यानी एक्सेलरेट टू नेट जीरो आसियान समिट एग्जीबिशन ये हुआ था कुआलालंपुर में, मलेशिया में।
आ जाएंगे हम लोग अक्टूबर मंथ पे। अक्टूबर मंथ 2023 में अर्बन शिफ्ट एशिया फोरम ये हुआ था न्यू दिल्ली में। 8वां पूर्वी आर्थिक मंच या ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ये हुआ था व्लादिवोस्टोक में, रशिया में। 14वां वैश्विक मसाला कांग्रेस या स्पाइस कांग्रेस, ये जनरली महाराष्ट्र में होता है, मुंबई में, तो ये वाशी नवी मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसकी थीम थी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजी एंड इंडियन लैंग्वेजेस। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव ये हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश में। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम या संकल्प सप्ताह इनिशिएटिव का प्रोग्राम ये हुआ था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए सप्ताह भर चलने वाला विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया था। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जनवरी मंथ 2018 में, वैसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम भी नीति आयोग से शुरू किया गया है। हमारे देश में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को यहाँ पर रैंकिंग दी जाएगी। पहली रैंकिंग शायद आ भी चुकी है, डेल्टा रैंकिंग, उसको रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में हम लोग देखेंगे ही। तो संकल्प सप्ताह एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसके लिए चलाया गया था। इसको 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में 329 डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल हमारे देश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है एज ऑफ नाउ। 8th इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस समिट ब्रिक्स की हुई थी, और 9वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन वर्ष 2025 में साउथ अफ्रीका में आयोजित हो जाने के लिए कहा गया था। 8वां का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, लीनियंसी प्रोग्राम एंड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट भी जारी इसमें की गई थी। केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर 16वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में, और इस कार्यक्रम में कहा गया कि 17वीं केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस होगी 2027 में भारत में। ठीक है, 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 14th ग्लोबल स्किल समिट ये हुआ था दिल्ली में। कंस्ट्रक्शन स्किल्स इसकी थीम थी। आरोग्य मंथन कार्यक्रम ये हुआ था न्यू दिल्ली में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के 5 साल यहाँ पे पूरे हुए थे, इस वजह से इसका आयोजन हुआ था। 27वें वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन हुआ था प्राग में, चेक रिपब्लिक में। ISA स्टील इंफ्रा बिल्ड समिट का आयोजन हुआ था लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। गगनयान मिशन की समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें गगनयान मिशन का टारगेट फिर आगे शिफ्ट कर दिया गया है। इस बैठक में वर्ष 2025 तक गगनयान मिशन के लॉन्च की पुष्टि की गई थी। पहले आपको बताया कि इसकी डेडलाइन थी 2022, कोविड की वजह से इसको आगे बढ़ाया गया, फिर 2024 इसमें कहा गया, लेकिन अब फाइनली कह रहे हैं कि 2025 में गगनयान को लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स भी निर्धारित किए गए। वर्ष 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र हमको स्थापित करना है। इंडिया का खुद का स्पेस सेंटर होना चाहिए, और 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता यहाँ पे हुई थी। 2+2 डायलॉग जनरली क्वाड कंट्रीज के साथ भारत करता रहा है, लेकिन अब ब्रिटेन के साथ भी 2+2 डायलॉग यहाँ पर पहली बार किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ का आयोजन हुआ था भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तेलीबाग, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0। 10 पार्टनर कंट्रीज से करीब 2 लाख फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था। 500 नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे भाग लिया था इसमें। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सेशन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ था। 40 साल बाद भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक हुई थी। 1983 में आखिरी बार हुआ था, और अब हुआ है 2023 में। 141वां सत्र है ये। इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वर्ष 2036 में ओलंपिक की मेजबानी भारत करना चाहता है। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की बैठक हुई थी बिश्केक, किर्गिस्तान में। और प्रेसिडेंसी SCO की वर्ष 2023-24 के लिए किसके पास? रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के भी पास है, ध्यान रखिएगा। फ्री फ्रॉम फंक्शनल फूड एक्सपो ये हुआ था दुबई, UAE में। फ्री फ्रॉम फंक्शनल फूड। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन हुआ था बर्लिन, जर्मनी में। इंडिया ने एक कैंपेन या फिर इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया था 75/25। इसका मतलब है कि 75 मिलियन लोग भारत में जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज का सामना कर रहे हैं उनकी सहायता की जाए, स्टैंडर्ड केयर उनको प्रोवाइड किया जाए वर्ष 2025 तक। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी किर्गिस्तान के बिश्केक में। मॉस्को फॉर्मेट 5th मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन मीटिंग हुई थी कजान, रशिया में। जहां पर मीटिंग में इंडिया और पाकिस्तान साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे ये कई बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से हमने इसको लिया है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस ये हुई थी कोच्चि, केरल में। समिट्स पर आ जाते हैं। सितंबर मंथ में इंडिया मेडिटेक एक्सपो, इसका आयोजन हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। नेशनल SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था गुमला, झारखंड में। यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वाराणसी में, Y20 जिसको बोलते हैं। 78वां सेशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का ये हुआ था नए महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस की अध्यक्षता में। डेनिस फ्रांसिस जो है ये किस देश से हमने अपॉइंटमेंट्स बताया है? त्रिनिडाद एंड टोबैगो से। ठीक है, तो ध्यान रखिए, त्रिनिडाद एंड टोबैगो से।
भारत, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ITU-2 समूह, यानी जो ITU-2 समूह है, इसने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा इसमें की थी। ITU-2 कंट्रीज ने। ITU-2 में कौन कौन से उनके नाम लिखे हुए हैं, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार हर एग्जाम में ITU-2 कंट्रीज के नाम। इसका जो थीम है, इसको ध्यान रखिएगा, थीम पूछे जाने की संभावना लग रही है इस बार। रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीकिंडलिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी, इतनी थीम ध्यान रखिएगा। थीम का जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं आता एग्जाम में, हमने लिख दिया है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीकिंडलिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी इस बार थीम थी 78वें सेशन की। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। आपको एक चीज और बता दूं कि आसियान समिट 2 हुए थे पिछले साल 2023 में, 2 आसियान समिट हुए थे, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। 2 आसियान समिट हुए थे। इसकी थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इंडोनेशिया जो आसियान समिट 2023 को होस्ट भी कर रहा है, इसके प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने एड्रेस किया था कॉन्फ्रेंस को। अगला समिट भी इंपॉर्टेंट है, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये दोनों एक साथ यहाँ पे हुए थे जकार्ता, इंडोनेशिया में। पीएम मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि तिमोर लेस्ते नामक जो आइलैंड है, इसकी कैपिटल है दिल्ली। इसमें एक भारतीय दूतावास खुलेगा, ऐसी घोषणा पीएम मोदी जी ने की थी। और एक यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो कई सारी बात वो कहते हैं कि दिल्ली से दिल्ली जुड़ेगा, ठीक है, दिल्ली से दिल्ली को कनेक्ट करना, ये उन्होंने कहा था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे 18वां G20 शिखर सम्मेलन। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में भारत की अध्यक्षता यहाँ से समाप्त होती है इस शिखर सम्मेलन के साथ, और आप भी मुक्त होते हैं दुनिया भर की G20 कॉन्फ्रेंसेस याद करने से। G20 शिखर सम्मेलन, हालांकि जो इसकी डिटेल्स हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो ये है कि जो G20 की अध्यक्षता जो है, भारत ने किसको ट्रांसफर कर दिया ऑफिशियली, ब्राजील को। तो ब्राजील G20 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने अध्यक्षता का जो प्रतीक हथौड़ा है वो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनारियो लूला डी सिल्वा के हाथों सौंप दिया। जैसे भारत को जिस डेट पर अध्यक्षता मिली थी, काफी पूछा गया था, तो भारत की अध्यक्षता कब खत्म हुई, 30 सितंबर 2023 तक भारत की अध्यक्षता रही थी। इसके बाद देख लेते हैं कि इस बार भारत ने सम्मेलन में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को अतिथि देश के रूप में इन्वाइट किया था, जो कि अधिकार होता है या मैंडेट होता है G20 के अध्यक्ष राष्ट्र का। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं शी जिनपिंग, ये शामिल नहीं हुए थे इसमें। चीन का प्रतिनिधित्व किसने किया था, चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने, और रूस का प्रतिनिधित्व वहाँ के विदेश मंत्री ने किया था यहाँ करके। सम्मेलन के 3 मुख्य सेशन में वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर पर आधारित रहे थे, जो कि भारत की अध्यक्षता का G20 थीम था, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया है G20 के स्थायी सदस्य के तौर पर। अब तो G20 ऑफिशियली अब क्या हो चुका है, G21 हो चुका है एक तरीके से, तो ध्यान रख सकते हैं। G20 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन को इसमें अपनाया गया था, नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को ज्वाइंटली अपनाया गया, जिसकी संभावना बहुत कम बन रही थी कि एक सहमति में पहुंच पाएंगे। इस सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की और वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक ले जाने का आग्रह किया इसमें। अब जैसा यूपीएससी में आया था कि G20 की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, तो वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सपैंड करना, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना, आगे बढ़ाना, उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों की स्थापना करना और विस्तार करना, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, उसे आगे बढ़ाना, और पर्यावरण स्थिरता या सततता सुनिश्चित करना, एनवायरमेंट स्टेबिलिटी या फिर सस्टेनेबिलिटी, ये सब जो है प्रमुख लक्ष्य भारत की अध्यक्षता में रहे। सम्मेलन में 28 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगाई गई थी, जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति बताई गई थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से इसको बनाया गया था, 8 धातुओं का इसमें उपयोग किया गया था। सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या थी, फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी हमने दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इतनी ही डिटेल्स यहाँ पे G20 समिट के बारे में जरूरी है। एक एग्जीबिशन लगा था, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी याद रख सकते हैं आप, इसके अलावा कोई ज्यादा काम का नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन ये हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसको इनॉग्रेट किया था केंद्रीय नगर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। 12th इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम, ये शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। इसका थीम था टुडेज रिसोर्सेज टुमारोज वेल्थ। G77 प्लस चाइना समिट ये हुई थी हवाना, क्यूबा में। विकासशील देशों का ऑर्गेनाइजेशन है G77 प्लस चाइना समिट ये हुई थी हवाना, क्यूबा में। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश। केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसका ऑर्गेनाइज किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड शो ये हुआ था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था।
यूपी सीडा ने यहाँ पे फर्स्ट प्राइज जीता था स्टॉल डिजाइन में, और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो ये था उत्तर प्रदेश का। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी इंदौर मध्य प्रदेश में, डेवलपिंग इंडिया एम्पावर्ड सिटीजन इसकी थीम थी। खमरी मो सिक्किम या फिर हेलो सिक्किम कार्यक्रम, ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया था पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क को मजबूत करने के लिए। लोनावला महाराष्ट्र में आईएनएस शिवाजी जो शिप है से सिक्किम तक यात्रा का आयोजन यहाँ पे किया गया था। इन सिटीज के नाम लिखे हुए थे उत्तर प्रदेश के महू, झांसी, लखनऊ, वाराणसी, बागडोगरा से गुजरते हुए ये यात्रा गुजरनी थी। फिर सेकंड स्टेज में सिक्किम के अंदर की यात्रा इसमें शामिल थी। तीसरे चरण में कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और पुणे से इसको गुजरना था। तो इसमें क्या पूछेंगे आपसे, इसमें पूछेंगे कि जो खामरीमो या हेलो सिक्किम यात्रा किस शिप पे हुई थी, तो आईएनएस शिवाजी पे। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी, लोनावला महाराष्ट्र से, और खत्म होनी थी सिक्किम में, 3 स्टेजेस में। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एम्बिशन समिट, ये न्यूयॉर्क में हुई थी अमेरिका में। और मतलब एक अजीब सी बात थी कि चाइना, यूएस और भारत जो कि सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 42% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, तीनों ही एब्सेंट रहे थे इस कॉन्फ्रेंस से। रीजनल मीटिंग आईएससी की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हुई थी किगाली रवांडा में। किगाली रवांडा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है आईएसए का। G20 कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एलिमिनेटिंग द ट्यूबरकुलोसिस इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ये हुई थी गांधीनगर गुजरात में। वर्ल्ड लेवल पर टीबी को एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा गया WHO के द्वारा 2030, लेकिन भारत ने बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है टीबी को एलिमिनेट करने का 2025, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी ये हुई थी जयपुर राजस्थान में, और इसको इनॉग्रेट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन ये हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ग्रेस नामक ग्रेस नामक एक रोबोट का अनावरण किया गया था, जो कि विश्व का प्रथम रोबोट नर्स कहा जा रहा है जिसको, जो केयर टेकर के रूप में काम कर सकता है। ग्रेस नामक ये रोबोट काफी चर्चा में आया था इसमें। पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन, फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुई थी गांधीनगर गुजरात में। इसको होस्ट किया था इंडिया ने, ऑर्गेनाइज किया गया था WHO को होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। थर्ड G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीट हुई थी कोलकाता में। ये अभी स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, इस वजह से मैंने इसको रिटेन कर दिया कि बाई चांस से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन होने की संभावना वैसे नहीं रहती है। G20 के आप समिट छोड़ करके बाकी कॉन्फ्रेंसेस आप छोड़ सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश में हुए कॉन्फ्रेंसेस को लेकिन अभी ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड कॉफी कन्वेंशन का आयोजन हुआ था बेंगलुरु भारत में, और पहली बार वैश्विक कॉफी सम्मेलन का आयोजन भारत को मिला था। और इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे इस कॉन्फ्रेंस के रोहन बोपन्ना, टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। MPPSC वाले एक बार देख लीजिएगा, इसको ये आ सकता है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये PT पेपर में आया था इसके बारे में कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाना चाहते हैं व्हीकल्स जिसका वजन जो है 3.5 टन तक का है, उनमें रोड सेफ्टी को इन्हेंस करना चाहता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। उसी के तहत प्रोग्राम लाया गया था भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। 15वां ब्रिक्स समिट ये जोहानिसबर्ग में हुआ था साउथ अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका ने इसकी अध्यक्षता और मेजबानी की थी। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिक्स कंट्रीज के सभी लीडर एक साथ यहाँ पे आए थे। ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के एक ही प्लेटफॉर्म पर आए थे। इसमें 6 कंट्रीज को इन्वाइट भी किया गया था ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, और आपने देखा अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी 5 कंट्रीज ने ब्रिक्स को ऑफिशियली 1 जनवरी 2024 से ज्वाइन कर लिया है। 1 जनवरी 2024 से 5 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। ऑफिशियल इन्विटेशन 6 कंट्रीज को भेजा गया था, जिसमें अर्जेंटीना का नाम भी शामिल है। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने बैक ऑफ कर लिया कि वो नहीं ज्वाइन करेंगे अभी, तो 5 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, उनके नाम ध्यान रखिएगा। 5 नवंबर कंट्रीज जिनको ब्रिक्स ने ज्वाइन किया है या फिर ब्रिक्स में जो ज्वाइन हुए हैं 1 जनवरी 2024 से, सऊदी अरब, इथोपिया, UAE, ईरान और इजिप्ट हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसमें आ सकता है किसने ज्वाइन किया या फिर किसने नहीं। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक वर्चुअल तौर पे आयोजित हुई थी रशिया मतलब कह सकते हैं साउथ अफ्रीका की चेयरमैनशिप में 7 अगस्त को वर्चुअल तौर पर। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। ओपनिंग फिल्म यहाँ पे दिखाई गई थी पाथेर पांचाली सॉन्ग ऑफ द लिटिल रोड के नाम से डब करके दिखाई गई थी। उद्घाटन विक्टर बनर्जी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने किया था। 16 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्म दिखाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया की, ब्राजील की, जापान आदि देशों की फिल्में इसमें दिखाई गई थी G20 फिल्म फेस्टिवल में। दूसरा रूस अफ्रीका
आर्थिक और मानवीय शिखर सम्मेलन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और 49 अफ्रीकी राष्ट्र प्रमुखों की बैठक हुई थी इसमें। ये सम्मेलन वैसे तो होना था अक्टूबर 2022 में अदीस अबाबा में, इथोपिया में, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से स्थगित हो गया था। फाइनली ये हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में। अमेजॉन शिखर सम्मेलन ये हुआ था बेलेम में, ब्राजील में। 27वां दिल्ली बुक फेयर यानी कि दिल्ली पुस्तक मेला का आयोजन हुआ था। इसका विषय था राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। G20 इम्पायर समिट का आयोजन हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम को अप्रूव किया गया था माकेर विलेज, कोच्चि, केरल में। ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और टाटा स्टील के बीच एक समझौता किया गया था। तो भारत का पहला जो हम लोग कह सकते हैं ग्राफीन इंडिया इनोवेशन सेंटर ही कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? कोच्चि में। बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन ये हुआ था गुवाहाटी में। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में। G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक हुई थी चेन्नई, तमिलनाडु में 27 जुलाई को। 4th स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट ये हुई थी बेंगलुरु में। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था ताइपे, ताइवान में। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस ये हुआ था ओरोविले में, तमिलनाडु में। समिट सेक्शन देख लेते हैं जुलाई मंथ की। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन ही हुआ था खजुराहो में, मध्य प्रदेश में। वत्सल भारत ये हुआ था इसका ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में। 9 राज्यों के संसदीय प्रदेश इसमें शामिल हुए थे। इनके नाम एक बार देख सकते हैं। वत्सल भारत में किसने भाग लिया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। 23वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन वर्चुअल तौर पर भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस साल 2023 तक भारत के पास अध्यक्षता रही। जुलाई तक आपको पता हो, अगर हमने बार बार बताया है कि SCO की अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता 2023 वर्ष में भारत के पास रही थी। तो ये समिट जो कैबिनेट हुआ था भारत की अध्यक्षता में। कजाकिस्तान ने भारत से अध्यक्षता ग्रहण कर ली है SCO की। तो जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक SCO की अध्यक्षता किसके पास है? कजाकिस्तान के पास है, ध्यान रखिएगा। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक राज्य के रूप में आमंत्रित किया गया था इसमें, यह भी काफी जरूरी है। SCO की परंपरा के अनुसार तुर्कमेनिस्तान को भी अध्यक्ष राष्ट्र के अतिथि के तौर पर भारत ने आमंत्रित किया था। फर्स्ट मीटिंग ऑन AI थ्रेट्स ये हुआ था यूके में। AI खतरों पर वैश्विक सम्मेलन ये हुआ था यूके में। तो AI पूरा वर्ल्ड चर्चा में रहा पूरे साल भर। तो AI संबंधित ये मीट ध्यान रखिएगा। 56वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक ये जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई थी। इस बैठक में सऊदी अरब अमीरात आधिकारिक तौर पर आसियान की जो एमिटी ट्रीटी होती है, यानी कि आसियान के सदस्य बनने के रूप में जो पहला स्टेप होता है, उसमें शामिल हुआ था। ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन TAC का सदस्य बना था सऊदी अरब। 51वां देश ऐसा था जो जिसने इस ट्रीटी को साइन किया। तो आसियान अफेयर्स इसकी थीम थी, आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक। ये अभी PT में पूछा गया था कि इनमें से किस कंट्री ने ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन को साइन किया? सऊदी अरब ने। ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। डरबन में इसकी थीम थी एडवांसिंग फॉर अर्बन रिजाइलियंस एंड सस्टेनेबल सिटीज एंड टाउन्स टुवर्ड फ्यूचर जनरेशंस। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो ये हुआ था वाराणसी में, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। 26वां वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 22nd वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ये हुआ था कुआलालंपुर में, मलेशिया में। 91वीं बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की बैठक हुई थी गॉथेनबर्ग में, स्वीडन में। 50वीं GST परिषद की बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में। इसमें डिसाइड किया गया था कि ऑनलाइन गेम्स जो है उसको GST के दायरे में रखा जाएगा 28% वाले में। काफी विरोध भी यहाँ पर किया गया था गेमिंग इंडस्ट्री के द्वारा, लेकिन कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया था। नाटो शिखर सम्मेलन ये विल्नियस में हुआ था, लिथुआनिया में। 31 जो नाटो कंट्रीज हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि अपने शत्रु राष्ट्र कह सकते हैं रशिया की सीमा से मात्र 200 किलोमीटर और एक प्रमुख रशिया के सहयोगी बेलारूस से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर विल्नियस में, लिथुआनिया में नाटो समिट का आयोजन हुआ था। जून मंथ के समिट अगर देखें तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी केप टाउन में, दक्षिण अफ्रीका में। जैसे मैंने बताया था कि ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास थी 2023 की? साउथ अफ्रीका के पास। तो साउथ अफ्रीका के ही विभिन्न शहरों में सारी ब्रिक्स की मीटिंग्स का आयोजन होता हुआ देखने को मिलेगा आपको। फर्स्ट मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ये वो था ब्रसल्स में, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में।
पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट हुआ था आईआईटी मुंबई में। 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स, ये वर्चुअल तौर पे आयोजित किया गया था, लेकिन भारत की अध्यक्षता में ये हुआ था। रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान ने भी इसमें भाग लिया था। 3rd मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की वैश्विक संरक्षण कांग्रेस का आयोजन हुआ था यूएई में। एक्चुअली अभी हुआ नहीं, 2025 का इवेंट है। इसमें ये न्यूज़ आई थी कि यूएई इसकी अध्यक्षता या मेजबानी करेगा 2025 में, तो ये न्यूज़ आई थी, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद डिजिटल इंडिया डायलॉग, ये हुआ था मुंबई में। तीसरा क्वाड लीडर्स समिट, ये हुआ था हिरोशिमा जापान में। इस बैठक की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी की विशेष बैठक हुई थी 3 मूर्ति भवन में। नेहरू मेमोरियल और लाइब्रेरी सोसाइटी है, इसमें कहा गया था कि इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी अब किया जाएगा। मतलब नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी सोसाइटी नहीं, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी इसका नाम बदल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट का आयोजन हुआ था कैपिटॉल हिल में, यूएस में। फर्स्ट इंटरनेशनल डेल्टा समिट का आयोजन हुआ था सॉल्ट लेक, कोलकाता में। मई में देखेंगे हम लोग। अब 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, हमने 43वां की बात की, वो जकार्ता में हुआ था, और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था लाबुआन बाजो में, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसकी अध्यक्षता मेजबानी की थी। आसियान मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ इसकी भी थीम थी। मतलब एक मई में हुआ और एक सितंबर मंथ में भी हुआ है आसियान समिट लास्ट ईयर, ये ध्यान रखिएगा, सितंबर में और मई में। थीम सेम थी, आसियान मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया था इसमें नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो के शुभंकर ग्राफिक उपन्यास अ डे एट म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय निर्देशिका, कर्तव्य पथ, पॉकेट मानचित्र आदि का अनावरण किया था। और इसमें जो ऑफिशियल मैस्कॉट था ये द्वारपाल था। द्वारपाल बेसिकली क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता से कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है उससे प्रेरित एक मैस्कॉट बनाया गया था। इसका थीम था संग्रहालय, स्थायित्व और कल्याण, यानी कि म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। तो इसका मैस्कॉट क्या था, द्वारपाल। द्वारपाल बेसिकली क्या, डोर गार्जियन, ब्रॉन्ज स्टैचू, डांसिंग गर्ल बिलोंगिंग टू सिंधु घाटी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिति पोर्ट मॉरिसबी में हुआ था, पापुआ न्यू गिनी में। प्रधानमंत्री जी ने इसमें भाग लिया था। ये भी पूछा गया था पीटी में इस साल, जो पीटी हुआ था विभिन्न शिफ्ट में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, पापुआ न्यू गिनी में। 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मीटिंग ऑफ एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल, ये हुई थी पणजी, गोवा में। ये मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। 12 वर्ष बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने थे बिलावल भुट्टो। 23वां एससीओ का जो समिट हुआ था, इसमें एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ईरान अब 9th परमानेंट मेंबर या फुल टाइम मेंबर बन गया था एससीओ का, ये ध्यान रखिएगा। 9th फुल टाइम मेंबर ऑफ एससीओ कौन बना, ईरान। G7 समिट के बारे में बात कर लेते हैं। हिरोशिमा में जापान में इसका आयोजन हुआ था, मैंने शायद टोक्यो बोल दिया था शुरू में, माफ कीजिएगा। हिरोशिमा में जापान में इसका आयोजन हुआ था G7 समिट का। मेन जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए थे G7 लीडर्स के द्वारा, कोऑपरेशन, रूल ऑफ लॉ, विधि की शासन के बारे में, और स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के बारे में, यानी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिशा निर्देश के सृजन की मांग की गई थी। यूक्रेन में रूस की जो आक्रामकता बढ़ रही है उस पर चिंता व्यक्त की गई थी। इसी शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जी ने हिरोशिमा में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। इसमें G7 देशों ने बैठक के बाद जलवायु परिवर्तन की दिशा में 2023 के अंत तक एक क्लाइमेट क्लब सृजित करने का भी निर्णय लिया था, और 2035 तक कोयले पर आधारित सेक्टर का डीकार्बनाइजेशन करने का लक्ष्य G7 कंट्रीज ने रखा। इसमें इंडिया जो है G7 का फुल टाइम मेंबर नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वर के तौर पर, चूंकि जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने इनवाइट भी किया था इंडिया को, इस वजह से पीएम मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। बात जाएंगे हम लोग अप्रैल मंथ की समिट्स पर। तो फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट समिट, इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। 2 दिवसीय बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे फूड कॉन्क्लेव 2023 पे। फूड कॉन्क्लेव 2023 हैदराबाद, तेलंगाना में हुई। G20 समिट, G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, ये हुई थी वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन हुआ था वाशिंगटन डीसी, यूएस में। बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक भाग के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया था। बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आ जाएंगे हम लोग समिट में मार्च में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक ये वाराणसी में हुई। पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। ये तक कई बार पूछ लेते हैं, बड़ा ऑब्वियस सवाल है, लेकिन पीटी में भी आ चुका है ये। वर्ल्ड
टीबी समिट, इसका आयोजन हुआ था वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी गई। महानगर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी इकाई के स्थान का भी उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था और इसमें कहा गया कि 2025 तक भारत टीबी को अपने यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन हुआ था प्रगति मैदान दिल्ली में। पुस्तक मेला में फ्रांस ने सहयोगी देश के रूप में पार्टिसिपेट किया था। इसकी थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और रायसीना डायलॉग ये हर साल होता है मार्च में करीब, और मार्च में जब हुआ था तो इसमें चीफ गेस्ट थी जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, वुमेन, एज अ वुमेन। प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी एंड टर्बुलेंस इस बार थीम थी रायसीना डायलॉग की। इसके बाद जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान के मध्य चिप्स 4 वार्ता हुई थी। चिप बनाने वाली कंपनीज या आपकी जगह चिप बनाने वाले जो प्रमुख देश हैं, सेमीकंडक्टर बनाने वाले देश, चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया, ताइवान, इनके बीच की बैठक हुई थी होनोलुलु आइलैंड में, ठीक है, होनोलुलु में। 5वां पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेशन ये महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से मनाया गया था। 3 अप्रैल 2023 तक 20 मार्च से शुरू करते हुए 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया था। पोषण पखवाड़ा ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में 15 दिवस के लिए मनाया जाता है। इसी तरीके से सितंबर महीने में पूरे वर्ष देश में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, पोषण माह और पोषण पखवाड़ा। समिट सेक्शन फेब मंथ में तो इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में। सरकार ने लक्ष्य रखा था 2025 तक इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण का। 6 फेब 2023 को पीएम मोदी जी ने टुमकुरू कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया था और भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र इसको बताया जा रहा था। तो ये भी आ चुका है यूपीपीसीएस के पेपर में 2023 वाले में, तो ये हम देख लेंगे एक बार। 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था। इसका थीम देश कौन सा था? थीम देश था स्पेन, और स्पेन ने भी कहा है कि इंडिया जो है वो थीम कंट्री होगा मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर जब लगेगा 2025 में। 10वां बिम्स्टेक काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम पर संयुक्त वार्ता जो हुई थी ये न्यू दिल्ली में हुई थी। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी है। 6ठा बिम्स्टेक समिट का आयोजन वैसे प्रस्तावित था 30 नवंबर 2023 को थाईलैंड में, लेकिन हो नहीं पाया। ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था जब ये करंट अफेयर कराया था, ये ऑफिशियल न्यूज़ है वैसे, बिम्स्टेक की वेबसाइट पर दिया था कि शिखर सम्मेलन 5 वर्षों में पहला व्यक्तिगत शिखर बैठक हो सकती है, लेकिन ये हो नहीं पाई फाइनली। बिम्स्टेक में भारत पाकिस्तान के बीच जो चीज़ें नहीं सुलझ पा रही इस वजह से समिट नहीं हो पा रही है पिछले कई सालों से, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात कर ले रहे हैं तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इस बार थीम थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस यानी कि 12वां वैश्विक हिंदी सम्मेलन हुआ था नाडी नाम की जगह पर फिजी में। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलिमे कोटिनिवेरे और भारत के विदेश मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। 2018 में मॉरिशस में 11वां वैश्विक हिंदी सम्मेलन के दौरान इसके अगले संस्करण की मेजबानी फिजी में करने की घोषणा की गई थी। वैश्विक हिंदी सम्मेलन की परिकल्पना की गई थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा 1973 में। पहला वैश्विक हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में 1975 में, ये भी याद रख सकते हैं। कृषि दर्शन एक्सपो ये हुआ था हिसार हरियाणा में।